Assalamu alaikum, dear students.
अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक, सॉरी वो थोड़ा सर्वर में इशू था, इस वजह से आप लोगों को लिंक नहीं खुल रहा था। तो अभी लिंक ज्वाइन कर लिया आप लोगों ने, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैंने शेयर भी किया था एक स्टूडेंट के साथ लिंक, मैंने कहा था आप लोग को आगे शेयर कर दें फर्दर। में देखें, हमारा जो टॉपिक है ना आज का, वो हमारे पास जो हमारा टॉपिक है वो है कंट्रोल अकाउंट्स का। ठीक है, अब देखें कंट्रोल अकाउंट्स जब हम बनाते हैं ना, तो कंट्रोल अकाउंट्स में क्या करते हैं, हम बनाते क्यों हैं, इसका पर्पस क्या होता है। बेसिकली ये होता है कि हमने ये चेक करना होता है कि हमारे पास जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, उनका जो इंडिविजुअल अकाउंट्स का बैलेंस होता है उसको हम मैच करते हैं जो हमारे पास कंट्रोल अकाउंट के बैलेंस के साथ। तो डिफरेंसेस अगर होते हैं, कोई बैलेंस एक जैसा आ जाए तो फिर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर कोई डिफरेंसेस आते हैं तो हम उनके लिए क्या करते हैं, उनकी आगे रिकॉन्सिलेशन वगैरह कर लेते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि कहाँ कोई एरर है अकाउंट्स में, कोई डिफरेंसेस हैं, उनको हम हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह ये जो कंट्रोल अकाउंट्स होते हैं, बेसिकली कंट्रोल अकाउंट्स हमारे पास ना दो तरह के होते हैं। अब वो कौन कौन से कंट्रोल अकाउंट्स होते हैं हमारे पास, एक हमारे पास है सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, और एक हमारे पास है परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, इसको एक और नेम भी दिया जाता है। ठीक है, वो नेम है हमारे पास जो सेल्स लेजर है, इसके लिए हम यूज करते हैं टोटल ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट। ठीक है, और हमारे पास परचेज के लिए होता है टोटल ट्रेड पेबल्स अकाउंट। ठीक है, ये हमारे पास दो अकाउंट्स होते हैं। होता है इसमें क्या है, अब ये क्यों प्रिपेयर किए जाते हैं, रीज़न क्या है। देखिए, हमारे पास ना कस्टमर्स होते हैं, कस्टमर्स में कुछ कैश पे का होते हैं और कुछ क्रेडिट पे होते हैं। तो कैश बुक जो होती है हम प्रिपेयर करते हैं, लास्ट टाइम हमने बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री पढ़ी थी, तो उसमें हमने पढ़ा था कि जितनी भी कैश की ट्रांजेक्शन्स हैं वो हम कैश बुक में रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। और जितनी भी हमारे पास ना क्रेडिट सेल्स होती हैं, क्रेडिट परचेजेस होती हैं, उनको हम डे बुक्स में, दूसरी डे बुक्स में, जो हमारे पास सेल्स होती हैं क्रेडिट सेल्स, उनको सेल्स डे बुक में रिकॉर्ड करते हैं, और जो हमारे पास परचेजेस होती हैं उनको हम परचेज डे बुक में रिकॉर्ड करते हैं। इसी तरह सेल्स रिटर्न्स डे बुक में रिकॉर्ड करते हैं सेल्स रिटर्न्स को, और परचेज रिटर्न्स डे बुक में परचेज रिटर्न्स को हम रिकॉर्ड करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इन्हीं बैलेंसेस को हम ट्रांसफर करते हैं आगे लेजर्स में। ठीक है, इंडिविजुअल लेजर्स हम बनाते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या हम कर रहे होते हैं कि हमारे पास जो सेल्स डे बुक होती है, बेसिकली हमारे पास होती है सेल्स डे बुक। ठीक है, सेल्स रिटर्न्स डे बुक, परचेज डे बुक, एंड परचेज रिटर्न्स डे बुक। ये हमारे पास होती हैं। और हम क्या करते हैं कि हम इसके अलावा कैश बुक हमारे पास होती है, जिसमें हम कैश जो हम रिसीव करते हैं कस्टमर से वो, और जो हम पेमेंट करते हैं सप्लायर्स को, उसको रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, ये जो हमारे पास बुक्स होती हैं, इनमें हम क्या करते हैं, बेसिकली इनमें हम रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। जो हमारे पास क्रेडिट सेल्स हो रही होती हैं वो सेल्स डे बुक में हो रही होती हैं। ठीक है, क्रेडिट सेल्स। ठीक है, और हमारे पास जो क्रेडिट परचेजेस हो रही होती हैं
वो परचेज रिटर्न्स परचेज डे बुक में होती हैं, क्रेडिट परचेजेस। अब हम क्या करते हैं, इनके जो इंडिविजुअल बैलेंसेस होते हैं ना, इनमें से हर एक के इंडिविजुअल अकाउंट्स ट्रांसफर करते हैं इंडिविजुअल अकाउंट्स। ठीक है, इसी तरह इंडिविजुअल अकाउंट्स सेल्स रिटर्न्स के, परचेजेस के, परचेज रिटर्न्स के, ठीक है, इन सब को हम इंडिविजुअल्स और जो अकाउंट होते हैं ना सबके, उनको हम ट्रांसफर कर रहे होते हैं, उनके बैलेंसेस हम लेजर्स में ट्रांसफर करते हैं, इंडिविजुअल अकाउंट्स। ठीक है, अब ये जो दो होते हैं, इनके जो बैलेंसेस हो रहे होते हैं हम ट्रांसफर करते हैं, इनको ट्रांसफर करते हैं हम सेल्स लेजर में। यानी कि हम इंडिविजुअल अकाउंट्स जो बनाते हैं वो जाके सेल्स लेजर में बनाते हैं। जो ये हमारे पास परचेजेस से रिलेटेड होती हैं, ये हम परचेज लेजर में बनाते हैं। अब ये इंडिविजुअल अकाउंट्स होते हैं। इंडिविजुअल अकाउंट्स बनाने के बाद अब हम क्या करते हैं, जो टोटल बैलेंसेस होते हैं सेल्स डे बुक के, सेल्स रिटर्न्स डे बुक के, परचेज डे बुक के, और ये सारे, ये जो टोटल होते हैं ना, टोटल इन दो के भी और इन दो के भी, इन सब के टोटल जो है, कैश बुक भी इसमें इंक्लूड है। ठीक है, इन सब के टोटल जो है ये हम कंट्रोल अकाउंट्स में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, ये टोटल जो होते हैं ना, ये जाता है हमारे पास यहाँ पर सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में। ये चीज़ आपने याद रखनी है क्योंकि आगे यूज़ होगी। और यहाँ पर जो टोटल होते हैं हमारे पास परचेजेस के, और परचेज डे बुक के, और परचेज रिटर्न्स डे बुक के, ये हमारे पास जाती है परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, कैश बुक में जो आप कैश रिसीव करेंगे इनसे कस्टमर से, वो भी हम नीचे कंट्रोल अकाउंट्स में आगे ट्रांसफर कर रहे होते हैं। अच्छा, अब ये जो बैलेंसेस होते हैं ना हमारे पास, ये जो इंडिविजुअल अकाउंट्स के, इनके बैलेंसेस यहाँ इसके साथ मैच होने चाहिए। ठीक है, इसी तरह परचेज लेजर के जो टोटल बैलेंसेस होते हैं वो आपस में मैच होने चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके पास ये वाला बैलेंस 1 लाख आपका शो हो रहा है कि आपके पास $1 लाख आपने रिसीव करना है, तो आपके पास $1 लाख यहाँ पर कंट्रोल अकाउंट में भी बैलेंस आना चाहिए। ये चेक करने के लिए हम कंट्रोल अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, फिर हम आगे एक जो चैप्टर पढ़ेंगे, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स वाला जब चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें भी ये होता है कि उसमें भी हम क्या कर रहे होते हैं, यही चीज देख रहे होते हैं कि हमारे पास ना जो बैलेंसेस जो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हैं वो निकालते हैं, तो उसके लिए भी हम कंट्रोल अकाउंट यूज करते हैं। तो एरर फाइंड आउट करने के लिए, कोई फ्रॉड तो नहीं है, कुछ नहीं है, उसकी डिटेक्शन के लिए हम ये यूज करते हैं। अब ये बनेगा कैसे, इसके लिए आपके पास देखें, जो सबसे पहले सेल्स लेजर है, हम ये सीखते हैं कि सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट कैसे बनता है, या आप इसे कह सकते हैं टोटल ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट, टी अकाउंट ही बनेगा ये। ठीक है, आपने इसको सही तरह समझ लेना है, क्योंकि ये जो अकाउंट होगा इसके ऑपोजिट हमारे पास दूसरा परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट बनता है। दोनों ही कंट्रोल अकाउंट आपने बनाना है। अब इसमें देखें, सबसे पहले जो बैलेंस ब्रॉड डाउन होगा वो कहाँ से होगा, ठीक है, डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। ठीक है, सबसे पहले जो बैलेंस ब्रॉड डाउन होता है, जो ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं वो नॉर्मली हमारे पास एसेट्स होते हैं। तो आपके पास ये बैलेंस जो है ये ब्रॉड डाउन डेबिट साइड पे आएगा। ठीक है, कि आपने इनसे पैसे लेने। फिर आपके पास क्वेश्चन में ना कैश सेल्स भी गिवन होंगी, क्रेडिट सेल्स भी गिवन होंगी, तो कैश सेल्स को आप कंसीडर नहीं करेंगे यहाँ पर। ठीक है, हम सेल्स लेजर में कौन से अकाउंट्स ट्रांसफर करते हैं, जो हमारे क्रेडिट कस्टमर्स होते हैं, इसलिए हम कैश वालों को कंसीडर नहीं करते। तो आपकी जो क्रेडिट सेल्स होंगी वो इसमें ऐड हो जाएंगी, उससे आपके रिसीवेबल्स इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप देखें आपके पास ना, आपके साल के स्टार्ट में आपके पास थे 10,000 के रिसीवेबल्स थे जो आपने जिनसे पैसे लेने थे।
आपने फिर 1 लाख की और सेल कर दी, अब टोटल आपने 110,000 रिसीव करना है, ठीक हो गया। अब जो कस्टमर था उसने क्या कर दिया, उसने कुछ सेल्स रिटर्न्स कर दी, तो सेल्स रिटर्न्स जो होंगी या रिटर्न इनवर्ड्स हैं वो आप क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। फॉर एग्जांपल कस्टमर ने आपको 2000 की गुड्स वापस कर दी, वो क्रेडिट साइड पे आएंगे। जिन चीज़ों से आपके पास रिसीवेबल्स इंक्रीज हो जाएंगे उनको आप डेबिट करेंगे यहाँ, और जिन चीज़ों से रिसीवेबल्स डिक्रीज हो जाएंगे उनको आप क्रेडिट कर देंगे। अच्छा, सेल्स रिटर्न्स जब होंगी उसके अलावा आपके पास क्या होगा, सेल्स रिटर्न्स होगी फिर आप डेफिनेटली अमाउंट रिसीव करेंगे, ठीक है। जो आप पेमेंट रिसीव करेंगे वो यहाँ पर क्रेडिट साइड पर लिख देंगे, पेमेंट्स रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, आपने कस्टमर से जो पेमेंट रिसीव की है। फॉर एग्जांपल कस्टमर्स ने आपको 70,000 की पेमेंट भी सेंड कर दी, आपको उन्होंने पेमेंट कर दी। अच्छा, ये जो पेमेंट आप रिसीव करेंगे ये कैश में भी हो सकती है और चेक के थ्रू भी हो सकती है, दोनों हो सकते हैं, ठीक हो गया। अब क्या हुआ कि आपने जब पेमेंट रिसीव कर ली, आप आपने क्या किया, समटाइम्स आप कस्टमर्स को डिस्काउंट भी देते हैं, तो जो डिस्काउंट अलाउ करते हैं उससे भी आपके रिसीवेबल्स कम हो जाते हैं, तो डिस्काउंट भी क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने 1000 का डिस्काउंट अलाउ किया था कस्टमर को, वो भी आप क्रेडिट साइड पे लिख लेंगे, ठीक है। उसके अलावा आपने देखें 100,000 आपकी ओपनिंग बैलेंस था, 10,000 ओपनिंग बैलेंस था, आपने 100,000 की क्रेडिट सेल्स कर दी, 110,000 रिसीव करना है अब आपने, उसमें से आपकी सेल्स रिटर्न्स हो गई 2000 की, तो आपके पास जो बच गया 108,000 रिसीवेबल था, ठीक है। अब 108,000 में से आपने 70,000 फर्दर आपने ले लिया, ये भी रिसीव कर लिया, तो बाकी आपके रिसीवेबल कितने बच गए, 70,000 ये रिसीव कर लिया तो 38,000 के, ठीक है। 38,000 में से आपने डिस्काउंट अलाउ कर दिया 1,000 का, अब रह गए 37,000, ठीक है। फिर क्या हुआ कि कुछ आपके बैड डेट्स आ गए, ठीक है। बैड डेट्स फॉर एग्जांपल आपके 2000 के बैड डेट्स भी आ गए, ये भी आपके निकाल दिए। अब आपके रिसीवेबल्स ना 35,000 के रह गए। अब समटाइम्स ऐसा होता है कि जो कस्टमर होता है जब वो पेमेंट करता है ना, तो अब वो क्रेडिट साइड पे पेमेंट आ रही है, ये मैंने स्टार लगाया, जब आपने रिसीव किया, ठीक है, आपने फॉर एग्जांपल चेक रिसीव किया तो आपकी जर्नल एंट्री जो होती है ना, और बैंक अकाउंट डेबिट होता है और आपका ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। लेकिन एक कस्टमर का चेक जो है वो बाउंस हो गया, कस्टमर डिसऑनर्ड चेक, कस्टमर के डिसऑनर्ड चेक का मतलब ये है कि आपका कस्टमर ने 70,000 की आपको चेक दिया, आपने क्रेडिट साइड पे लिख लिए, उसमें से 1,000 का जो चेक था वो बैंक ने एक डिसऑनर कर दिया, बैंक ने कहा कि ये जो पर्सन है कस्टमर है इसके अकाउंट में पैसे ही नहीं है, तो वो दोबारा आप उसको रिवर्स कर देंगे, डेबिट साइड पे कंट्रोल अकाउंट में लिख देंगे, ठीक है। तो वो आपके रिसीवेबल्स दोबारा इंक्रीज हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि आपके पास ये जो रिसीवेबल्स हैं यहाँ तक ये तो आपने कर लिए, उसके बाद ये हुआ कि आपके पास ना जो आपके कोई ऐसा भी हो सकता है कि जो कस्टमर है वो और डिले कर दे पेमेंट, तो जो उस पे इंटरेस्ट चार्ज होता है ना, इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट, कस्टमर ने कहा मैं आपको 20 दिन में पेमेंट कर दूंगा, उसने नहीं की, आप उस पे और इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने 2000 का इंटरेस्ट चार्ज कर लिया, तो ये भी आपका रिसीवेबल हो जाता है, ये भी ऐड हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद आपने क्या किया, इंटरेस्ट से आपके रिसीवेबल इंक्रीज हो जाएंगे, लेकिन क्योंकि कस्टमर आपके ऑलरेडी आपने उससे पहले पैसे लेने हैं, वो फर्दर आपको पैसे डिले कर रहा है, तो फर्दर आप उस पे इंटरेस्ट डाल के और उसके रिसीवेबल्स अपने इंक्रीज कर लेंगे। अच्छा, समटाइम्स ऐसा भी होता है कि कस्टमर ने आपको पेमेंट की, चेक बनाते हुए उसने एक्स्ट्रा पेमेंट कर दी आपको, ठीक है।
इन दैट केस यू वुड रिफंड टू द कस्टमर, कस्टमर्स को रिफंड करेंगे, रिफंड टू कस्टमर। फॉर एग्जांपल 5000 के आपने रिफंड कर दिए, ठीक है। तो रिफंड जब आप करेंगे तो आपके रिसीवेबल्स दोबारा से इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि जर्नल एंट्री अगर आप देखते हैं तो आपने जब चेक वापस किया, फॉर एग्जांपल आपने अपने दोबारा चेक अपने अकाउंट का इशू कर दिया, जब आपने चेक रिसीव किए थे तो डिपॉजिट करवा दिए बैंक में, अब आप रिफंड कर रहे हैं, चेक वापस दे रहे हैं, तो बैंक बैलेंस आपका रिड्यूस हो जाएगा। बैंक बैलेंस रिड्यूस होएगा तो एसेट एसेट रिड्यूस होता है तो हम क्रेडिट करते हैं, इसका मतलब बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। और डेबिट में आपने कस्टमर का नेम कर लेना है जिसको आप रिसीव आपको वापस कर रहे हैं, तो ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट हो जाता है, इसलिए ये कंट्रोल अकाउंट में भी डेबिट साइड पे आता है। फिर हमारे पास में एक कॉन्ट्रा एंट्री होती है। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब ये होता है कि आपने रिसीवेबल्स को पेएबल्स के अगेंस्ट एडजस्ट किया, ठीक है, रिसीवेबल्स को पेएबल्स के अगेंस्ट एडजस्ट किया। जैसे ये मैं कॉन्ट्रा एंट्री इधर नीचे ही करने लगा हूँ, कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब होता है एडजस्टमेंट ऑफ ट्रेड पेएबल्स अगेंस्ट रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स। फॉर एग्जांपल आपका एक कस्टमर था, आपने उसे गुड्स सेल की 10,000 की, ठीक है, आपने उससे अब कितने रिसीव करने हैं 10,000। आपने उससे भी आगे गुड्स परचेज कर ली या आपने उससे कोई और काम करवा लिया, उसकी पेमेंट बनी 2,000। इसका मतलब है कि आपने 2,000 पे करने सेम पर्सन को, उससे 10,000 लेने। तो आप ऐसा तो नहीं करेंगे कि पहले आप उसको पेमेंट करें, पेमेंट उसे कहेंगे आप मुझे ना 10,000 की पेमेंट कर दें, फिर मैं आपको 2,000 की पेमेंट कर दूंगा, ठीक है। वो क्या करेगा, एडजस्टमेंट होगी, उसके लिए क्या होगी, एडजस्टमेंट होगी, 2,000 की एडजस्टमेंट कर लेगा। जो आपका कस्टमर है वो कहेगा कि मैंने आपको 10,000 देने थे और आपसे 2,000 आपसे रिसीव करने थे, तो ऐसा कर लें, नेट कर लें, मैं आपको 8,000 पेमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब आपके फॉर एग्जांपल ट्रेड रिसीवेबल्स थे, आपने किसी से लेने थे 10,000 और उसी पर्सन से आपने बाय कर लिया, तो वो आपकी पेबल बन गया 2,000 का। नेट जो आपके रिसीवेबल्स बनते हैं ना वो 8,000 के हो जाएंगे। नेट रिसीवेबल्स वो आपके बन जाते हैं 8,000 के, तो 2,000 किधर गया, इस 2,000 की आप करेंगे एडजस्टमेंट, इसकी क्या करेंगे, एडजस्टमेंट। आप रिसीवेबल्स को भी कम कर लेंगे, तो रिसीवेबल्स कम होते हैं तो ट्रेड रिसीवेबल्स क्रेडिट हो जाएंगे आपके। हाँ जी उजाला, क्या क्वेश्चन है, ट्रेड रिसीवेबल टाइप करें क्वेश्चन इधर ना, रेज हैंड पे आपको खाली मेरी आवाज आएगी, आपकी आवाज नहीं मुझे आती। डेबिट ट्रेड रिसीवेबल्स और सॉरी क्रेडिट ट्रेड रिसीवेबल्स, आपके एसेट कम हो जाएंगे 2,000 से। इसी तरह आपके ट्रेड पेबल्स जो हैं ये आपके पास डेबिट हो जाएंगे 2,000 से, लाइबिलिटी भी कम हो गई आपकी और आपके पास एक तरफ एसेट भी कम हो गया। अब ये जो 2,000 है इसकी एडजस्टमेंट फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर करते हैं कि हमारे पास ना आपने एडजस्टमेंट की है अगेंस्ट पेबल्स, ठीक है, आपने एडजस्टमेंट किसके अगेंस्ट की है, अगेंस्ट पेबल्स। अच्छा, उसके बाद ये जो एडजस्टमेंट होती है कॉन्ट्रा एंटी, इसको कॉन्ट्रा इसलिए कहते हैं कि आपके पास ना ये जो परचेज ट्रेड रिसीवेबल्स हैं ये आपके पास सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में शो हो रहे होते हैं। तो सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट इन अदर वर्ड्स आप क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, और परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट कर देंगे। अभी हम परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट भी पढ़ते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ तक हमारे पास ये आ जाता है ट्रेड रिसीवेबल्स और ट्रेड रिसीवेबल्स का अकाउंट आ गया, उसको हमने काउंटर एंट्री कर ली उसकी, ठीक हो गया। बैड डेट्स भी हमने एडजस्ट कर लिए,
ये सारी चीजें हमने यहाँ पर एडजस्ट कर ली हैं। अच्छा, अब देखें एट द एंड ना, फॉर एग्जांपल हम इसको क्लोज करते हैं तो हम निकालते हैं कि हमारे पास ना टोटल कितना बनता है, नेट कितना बच गया, बैलेंस कैरी डाउन एट द एंड कितना है, बैलेंस कैरी डाउन कंट्रोल अकाउंट में। अब आप देखें, आप अगर डेबिट साइड देखें तो डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में आप देखेंगे 10,000 आपकी पहली वैल्यू है, उसमें आपने 100,000 की आपने फिर सेल की, क्रेडिट टोटल 110,000 हो गया, प्लस 1,000 प्लस 2,000 एंड प्लस 5,000, 118,000 टोटल बनता है। तो 118,000 आप डेबिट साइड पे लिख देंगे। उसमें से क्रेडिट साइड की बाकी वैल्यूज निकाल देंगे। उसमें क्या क्या है, हमारे पास सेल्स रिटर्न्स हैं आपकी 2,000 की, ठीक है, और उसके बाद 70,000 की कैश रिसीव कर लिए, 72,000 हो गया, और प्लस 1,000 का डिस्काउंट हो गया 73, और 73 के बाद 2,000 और ऐड कर लें तो वो दोनों बैड डेट्स के और कॉन्ट्रा एंट्री के, तो टोटल हमारे पास जो क्रेडिट साइड है वो 77,000 की होती है। 118,000 में से माइनस आप 77,000 करेंगे तो आपके पास रिमेनिंग जो बच जाता है वो बैलेंस बचता है 41,000 का। अब ये जो बैलेंस है 41,000 का, ये क्लोजिंग डेबिट बैलेंस है। ये क्या है, डेबिट बैलेंस है। अब आप इसको जब आप कैलकुलेशंस कर लेंगे, इसको बैलेंस ब्रॉड डाउन कर देंगे। बैलेंस ब्रॉड डाउन कितने का है, 41,000 का। एट द एंड ऑफ द ईयर आपके पास ये 41,000 बच गए हैं। अब आप क्या करेंगे, ये कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस है। अब अब हमने ऊपर जो पढ़ा था ना कि आपके जो सेल्स लेजर के इंडिविजुअल अकाउंट्स होते हैं ना, ये जो इंडिविजुअल अकाउंट्स ऊपर वाली साइड पे सेल्स लेजर में, इनका अब हम टोटल करेंगे और एट द एंड वो हमारे पास ना 41,000 आने चाहिए। ठीक है, एक तो ये चेक हो जाता है। अगर नहीं मैच करता तो इसका मतलब है कि हम एरर है, यहाँ पर कोई एरर होने की वजह से वो एरर लोकेट फिर हम करते हैं इसको यूज करके। अच्छा, आपने अभी हम पढ़ेंगे, इसके साथ ही पढ़ेंगे कंट्रोल अकाउंट में कि एरर को लोकेट कैसे करना है। ठीक है, फिलहाल अभी कंट्रोल अकाउंट हम सीखेंगे, पहले कंट्रोल अकाउंट कैसे बनाना है। अच्छा, उसके बाद देखें, अगर यहाँ पर हमारे पास ना नेक्स्ट हम परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट भी करते हैं। परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट इसके अपोजिट बनता है, मिरर इमेज होता है। मिरर इमेज मतलब डेबिट साइड जो है सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट की, वो परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट की क्रेडिट साइड हो जाएगी। परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट, इसे हम टोटल ट्रेड पेबल्स अकाउंट भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखें, टोटल ट्रेड पेबल्स का अकाउंट जब हम बनाते हैं तो फिर हम क्या करेंगे, इसको ही हम रिवर्स करते हैं। जो हमने अकाउंट बनाया हुआ है डेबिट को क्रेडिट और क्रेडिट साइड को डेबिट साइड, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। अब इसमें जो बैलेंस ब्रॉड डाउन है वो हमारे पास कितना आएगा, बैलेंस ब्रॉड डाउन हमारे पास ये आ जाता है यहाँ पर ना क्रेडिट साइड पे, क्योंकि लाइबिलिटी होती है तो लाइबिलिटी का नॉर्मली बैलेंस जो है वो हमारे पास क्रेडिट साइड पे आ जाता है। हम क्रेडिट साइड पे इसके ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। यहाँ पर सेल्स लेजर में हमारे पास कंट्रोल अकाउंट में डेबिट साइड पे सेल्स क्रेडिट सेल्स आ रही हैं, परचेज लेजर में क्रेडिट साइड पे हमारे पास क्रेडिट परचेजेस आ जाएंगी। ठीक हो गया। उसके बाद कस्टमर का डिसऑनर चेक भी हमारे पास ना सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में डेबिट साइड पे आ रहा है। तो आप अगर चेक देते हैं तो समटाइम्स आपका भी तो डिसऑनर हो सकता है चेक, तो वो भी क्रेडिट साइड पे आएगा। डिसऑनर चेक जो आपने इशू किया है। ठीक हो गया। उसके बाद देखें, जो इंटरेस्ट अगर आप कस्टमर से चार्ज करते हैं तो आप भी तो पेमेंट डिले कर सकते हैं, तो आप पे भी इंटरेस्ट पेमेंट आ सकती है। इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट, ये आप
पे करेंगे। उसके बाद रिफंड आप कस्टमर को देते हैं, तो कस्टमर आप भी तो ले सकते हैं किसी से, आप पेमेंट करें, एक्स्ट्रा पेमेंट कर दें और रिफंड आ सकता है। एक तो ये चीज़ है कि आपको रिफंड ये आया है कि आपने एक्स्ट्रा जो है ना पेमेंट कर दी है, या दूसरा ये हो सकता है कि आपने क्रेडिट पे चीज़ें परचेज की, बाद में आपने पेमेंट कर दी, पेमेंट करने के बाद आपको पता चला कि गुड्स कुछ ठीक नहीं है, फॉल्टी है, तो वो आप रिटर्न कर दें तो उसका भी रिफंड आ सकता है। ठीक है, रिफंड फ्रॉम सप्लायर, ये भी हमारे पास क्रेडिट साइड पे आ जाएगा परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट में। जो यहाँ पर सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट की क्रेडिट साइड है, वो सारी फिगर्स हमारे पास ना परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट में डेबिट साइड पे आ जाएंगे, लेकिन एक चीज नहीं आएगी, बैड डेट्स। अब देखें सेल्स रिटर्न्स है, तो यहाँ पर परचेज रिटर्न्स हो जाएंगी। सेल्स रिटर्न्स क्रेडिट होती हैं हमारे पास सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में, तो परचेज रिटर्न्स जो होंगी वो डेबिट होंगी परचेज रिटर्न्स कंट्रोल अकाउंट में। ठीक है, उसके बाद जो पेमेंट है आपने रिसीव की है, तो आपने सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में उनको क्रेडिट किया है, लेकिन जो परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट है उसमें आप क्या करेंगे, पेमेंट्स मेड जो भी आप पेमेंट करेंगे वो आप उसको डेबिट कर देंगे। ठीक है, ये पेमेंट आप कैश में भी कर सकते हैं और चेक के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, आपकी ये पेमेंट किसी तरीके से भी हो सकती है। उसके बाद आप देखें, जो आपके पास ना यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड है, तो आप जब पेमेंट करेंगे तो आप डिस्काउंट रिसीव करेंगे, वो अपोजिट साइड पे आ जाएगा, डेबिट साइड पे आएगा कंट्रोल अकाउंट में, परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट में। बैड डेट्स, आपके सप्लायर आपको बैड डेट कर सकता है अगर आप पेमेंट नहीं कर रहे, लेकिन आप अपने आप को खुद बैड डेट्स डिक्लेयर नहीं कर सकते, इसलिए बैड डेट्स नहीं आएंगे। और फिर कॉन्ट्रा एंट्री भी आ जाएगी यहाँ पर डेबिट साइड पे। ठीक हो गया, अब आप क्या करेंगे, इसको अकाउंट को क्लोज कर देंगे। ठीक है, जब आपने क्लोज करना है, आपके पास नॉर्मली जो बैलेंस आएगा वो यहाँ पर इस साइड पे आएगा, बैलेंस कैरी डाउन। अब ये कौन सा है, ये क्रेडिट बैलेंस है। जो बैलेंस कैरी डाउन करेंगे उसको आप बैलेंस ब्रॉट डाउन भी कर देंगे। ठीक हो गया, अब ये कंट्रोल अकाउंट्स हैं, ये दो कंट्रोल अकाउंट्स हैं जो आपने प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई क्वेश्चन पूछने वाला हो तो पूछ लें। अच्छा उजाला, जो कॉन्ट्रा एंट्री है ना, उसमें ये होता है कि आपको कॉन्ट्रा एंट्री में ये होता है कि इसका मतलब, कॉन्ट्रा का मतलब होता है, कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब कि ऐसी एंट्री जो दोनों अकाउंट्स को एट द सेम टाइम इफेक्ट करे। जैसे आप देखें कि आप बैंक में, हम जब कैश बुक बनाते हैं, ठीक है, तो हम कोई अमाउंट बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं या बैंक से विड्रॉ करवाते हैं। अगर हम डिपॉजिट करवाते हैं तो हम बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं, बिकॉज बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाता है, और कैश अकाउंट क्रेडिट कर देते हैं क्योंकि कैश कम हो जाता है। तो वो कैश बुक को एट द सेम टाइम जो होगी ना, वो इफेक्ट कर रही होती है एंट्री। दैट्स व्हाई दैट एंट्री इज नोन एज अ कॉन्ट्रा एंट्री। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसे ही होता है कि एक ऐसी एंट्री एडजस्टमेंट की एंट्री होती है कि आपने किसी को से पैसे रिसीव करने थे और उसे कुछ पैसे देने भी थे, तो आप उसे पहले रिसीवेबल बुक करें, फिर आप उसे पेबल बुक करें, तो बाद में आप उसको एडजस्ट तो करेंगे, बजाय इसके कि आप पहले पेमेंट करें फिर बाद में पेमेंट रिसीव करें, तो आप उसको एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे यहाँ देखें, मैंने ये नीचे बताया था कि हमारे पास क्या होता है, जैसे ये एंट्री की थी कि आपने किसी पर्सन को ना, वो 10,000 की गुड्स सेल कर दी और उससे आपने 2,000 का कोई एसी रिपेयर करवा लिया, कुछ करवा लिया फॉर एग्जांपल।
अब ऐसा तो नहीं होगा कि आप पहले उसे 2000 पे कर दें और उसे बाद में कहेंगे यार अब तुम हमारे 10,000 पे कर दो। ये प्रोसीजर तो नहीं होता। जब आप पेमेंट करेंगे तो आप ये कहेंगे कि मैंने आपके क्योंकि आपसे लेने थे 10,000 और 2000 मैंने आपको देने। तो नेट ये हुआ कि अब दो 2000 की एडजस्टमेंट हो गई है। ठीक है, एडजस्टमेंट कितने की होगी? 2000 की होगी। रिमेनिंग 8000 जो है वो पे करूंगा। ठीक है, ये रिमेनिंग पेमेंट हो जाएगी। रिमेनिंग आर पेड। तो ये जो एडजस्टमेंट होती है इसको आपने कैसे रिकॉर्ड करना है, ये वाली अमाउंट। ठीक है, इसके लिए एक एंट्री होती है क्योंकि आपके रिसीवेबल्स भी कम हो रहे होते हैं और ट्रेड पेबल्स भी कम हो रहे होते हैं। रिसीवेबल एसेट्स हैं कम हो जाएंगे तो हमारे पास क्रेडिट हो जाएंगे जैसे कि हमने यहाँ पर किया 2000 से। इसी तरह जो हमारे जो पेबल्स हैं, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी हमारे पास है 2000 की, तो लाइबिलिटी जब कम होती है उसको हम डेबिट कर देते हैं, वो डेबिट हो जाएगी 2000 से। ठीक है, ये जर्नल एंट्री है। और सेल्स ट्रेड रिसीवेबल्स को हम कंट्रोल अकाउंट में जाके उनको डील करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो इसलिए हमारे पास जो ट्रेड रिसीवेबल्स है उसमें तो हमने क्रेडिट कर दिया, लेकिन जो ट्रेड पेबल्स है उसमें हम उसे क्या करेंगे, ये जो परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट है उसको ट्रेड पेबल के हिसाब से हम एडजस्ट करेंगे जो हमारे पास परचेज है। अब ये जो कॉन्ट्रा एंट्री है यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पर एडजस्टमेंट में। ठीक है, वो ये भी कॉन्ट्रा, आप इसको ट्रेड एडजस्टमेंट अगेंस्ट ट्रेड पेबल्स ये भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं एडजस्टमेंट अगेंस्ट ट्रेड रिसीवेबल, एडजस्टमेंट अगेंस्ट ट्रेड रिसीवेबल्स ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी, यहाँ तक कोई और इशू? उजाला क्लियर है ये? मुस्कान, कॉन्ट्रा एंट्री मैंने दोबारा करवा दी है। इन सिंपल वर्ड्स आप इसको जो आपके रिसीवेबल्स अकाउंट है उसमें क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, और जो आपके जो परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट है उसमें आप इसको डेबिट साइड पे लिखेंगे। कंट्रोल अकाउंट में आपने ये याद रखना। कॉन्ट्रा एंट्री का दूसरा नाम एडजस्टमेंट ही होता है। जो मैंने लिखा हुआ एडजस्टमेंट के नाम से बताता है कि सम वैल्यू हैज बीन एडजस्टेड अगेंस्ट अ ट्रेड पेबल। अभी हम क्वेश्चंस करते हैं, वहां पर आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखें, ये तो हमारे पास हो गया कंट्रोल अकाउंट का ना, जो बेसिक मैंने आपको चीज़ें रिवाइज करवाई हैं, लेक्चर आप कह लें। तो अभी हम इसके ना क्वेश्चंस करते हैं, जो ये आपको मैंने दिए हुए क्वेश्चंस ना। ये देखें क्वेश्चन जो है ये अभी मैं शेयर कर दूंगा क्लास के बाद ना आपके साथ गूगल क्लासरूम में। क्वेश्चन नंबर 14.1 देखें। क्वेश्चन नंबर 14.1, उसमें उसने कहा है कि लुक एट द रिक्वायरमेंट फर्स्ट, यू आर रिक्वायर्ड प्रिपेयर द सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट एंड मींस प्लस परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट फॉर द मंथ एंडेड 31st मार्च 31st मई 2005। ठीक है, आपने कंट्रोल अकाउंट बनाने हैं, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट और परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, पहले तो आप रफ फॉर्मेट इसका बनाएंगे जब आपने क्वेश्चन करना है। ठीक है, नंबर 1 इज 14.1 सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। And then second one is the purchase ledger control account.
ठीक है, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। ठीक है, अच्छा देखें, पहली वैल्यू उसने इंफॉर्मेशन ऊपर से पढ़े, उसने कहा द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू एम कैलिस फॉर द मंथ एंडेड 31 मई 2005। ठीक है, एक मंथ की उसने इंफॉर्मेशन दी। उसने पहले कहा कि आपके पास जो सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस है 1 मई को, ठीक है, 1 मई को, ये इसका मतलब है कि ओपनिंग बैलेंस है, तो ये बैलेंस ब्रॉड डाउन है। तो ये किसका है? सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का। सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस ब्रॉड डाउन यहाँ पर आ जाएगा डेबिट साइड पे। बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना है? 43,200। 42,000। अब देखें आपके पास जो नेक्स्ट है 42,000, ये आ गया 43,200। उसके बाद परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट का 1 मई को बैलेंस है, ठीक है, ये आपका बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा, बैलेंस ब्रॉड डाउन सेल्स लेजर परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट में। कितनी वैल्यू है? 34,500। ठीक हो गया। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो है, ये दो वैल्यूज आप साथ साथ वैल्यूज टिक करते रहें। उसके बाद है क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स हम रिकॉर्ड करते हैं। क्रेडिट सेल्स हमारे पास सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में डेबिट साइड पे जाएगी। कितनी है? 21,600 की। ठीक है, ये हमारे पास है क्रेडिट सेल्स। उसके बाद कैश सेल्स है, हम इसको कंट्रोल अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते। 12,000 और 12,450 की, इसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्रेडिट परचेजेस हैं 17,600 की। ये आपकी जो क्रेडिट परचेजेस हैं, इसको हम यहाँ पर ना परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस में ऐड कर देंगे क्रेडिट साइड पे। जी उजाला, क्या क्वेश्चन है आपका? हाँ, कैश सेल्स क्यों नहीं रिकॉर्ड करते? उसकी वजह ये होती है कि हमारे पास हम जो कंट्रोल अकाउंट्स बना रहे होते हैं ना, ठीक है, ये सिर्फ हमारे पास ना जो ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं और ट्रेड पेबल्स होते हैं उनसे रिलेटेड होता है। तो जब हम कैश में सेल्स करते हैं तो कस्टमर हमारा ट्रेड रिसीवेबल नहीं बनता, और हम अगर कैश पे परचेज कर रहे हैं तो हम ट्रेड पेबल्स नहीं बनते। ठीक है, इसलिए हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते। वो कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ होता है, वो कैश बुक से डाटा ले लिया जाता है उसका। ठीक है, इसलिए हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते यहाँ पर। उसके बाद देखें हमारे पास ना कैश परचेजेस हैं, इसी तरह कैश परचेजेस को भी हम कैश सेल्स की तरह इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, जो हमारे पास 5,240 की हैं, ठीक है, इसको भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इसको भी आपने क्रॉस कर देना है यहाँ पर। उसके बाद हमारे पास है पेमेंट टू ट्रेड पेबल्स। आपने ट्रेड पेबल्स को पेमेंट की है, ठीक है, ट्रेड पेबल्स को जब आप पेमेंट करते हैं तो नॉर्मली जो एंट्री करते हैं वो ट्रेड पेबल्स अकाउंट डेबिट हो जाता है और आपके पास क्रेडिट में बैंक अकाउंट आ जाता है। तो ट्रेड पेबल्स को जो भी पेमेंट करते हैं, परचेजेस हम क्रेडिट साइड पे लिखी हैं, जो पेमेंट हम उनको करेंगे हम उनको डेबिट साइड पे लिखेंगे। आपने कितनी पेमेंट की है ट्रेड पेबल्स को? 15,900 की पेमेंट हो गई है, आप वो डेबिट साइड पे यहाँ पर लिख लेंगे परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट में। ठीक है, परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट में इसको डेबिट इसलिए करते हैं कि हमारे पास ना जो ट्रेड पेबल्स अकाउंट है वो हमारे पास डेबिट हो जाता है जब पेमेंट करते हैं, और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। इसी तरह हमारे पास है नेक्स्ट है, उसने कहा रिसीव फ्रॉम द क्रेडिट ट्रेड रिसीवेबल्स, या क्रेडिट कस्टमर भी हो सकता है। वो है आपके पास 35,100 की।
ठीक है। तो जो आप रिसीव करते हैं इनसे वो आप क्रेडिट साइड पे लिख लेते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स के अकाउंट में। एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट जब आप चेक रिसीव करेंगे फॉर एग्जांपल, ठीक है, आप पेमेंट चेक से रिसीव करें, बैंक अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट में आपके आ जाएगा ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट। तो ट्रेड रिसीवेबल्स का अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो रहा है कितने से? ये हमारे पास है 35,100। ठीक हो गया। उसके बाद आप देखें कि हमारे पास ना पेमेंट आ गई, उसके बाद रिसीट्स आ गई, उसके बाद बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। बैड डेट्स जो होते हैं ये ट्रेड रिसीवेबल्स के ही होते हैं, तो ट्रेड रिसीवेबल्स के अकाउंट में ये क्रेडिट साइड पे आ जाएंगे बैड डेट्स, इनको आपने क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर लेना। कितनी अमाउंट के बैड डेट्स हैं आपके? ये हैं बैड डेट्स हैं 600 के, ये यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउ किया जाता है कस्टमर्स को, ठीक है। तो डिस्काउंट अलाउड भी जो आपके पास सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट है उसमें क्रेडिट साइड पे आ जाएगा डिस्काउंट अलाउड। कितनी अमाउंट से ये आ रहा है? 400 से, आप इधर लिख लेंगे। उसके बाद आ रहा है रिटर्न इनवर्ड्स। रिटर्न इनवर्ड्स का मतलब है ये आपकी सेल्स रिटर्न्स हैं। तो सेल्स रिटर्न्स जो है वो सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में आती हैं। तो सेल्स रिटर्न्स जो है उसको हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, ठीक है। कितने के ये सेल्स रिटर्न्स है? वो 500 की हैं, ठीक है। तो सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में ये क्रेडिट साइड पे आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास रिटर्न आउटवर्ड्स आ रहे हैं। रिटर्न आउटवर्ड्स जो हैं ये शो करते हैं आपने परचेजेस की हैं और वापस कर दी हैं। जब आप परचेजेस क्रेडिट पे करते हैं तो ट्रेड पेएबल्स क्या हो जाती हैं? वो आपके क्रेडिट हो रही हो, सॉरी, जब आप परचेज करते हैं तो उस टाइम एंट्री आप क्या करते हैं? परचेजेस अकाउंट डेबिट कर देते हैं, और आपके पास जो ट्रेड पेबल्स अकाउंट होता है उस क्रेडिट कर देते हैं। लेकिन जब आप रिटर्न करते हैं परचेजेस रिटर्न तो उसके रिवर्स एंट्री कर देते हैं। रिवर्स में मतलब परचेजेस रिटर्न अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाता है और आपके पास ट्रेड पेबल्स अकाउंट डेबिट हो जाता है, क्योंकि लायबिलिटी आपकी कम हो जाती है। तो आपके पास ये जो रिटर्न आउटवर्ड्स हैं ये डेबिट साइड पे आ जाएंगी, ठीक है। जो परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट है वो कितना है आपके पास? 400 की अमाउंट गिवन है, उससे आप कर देंगे। डिस्काउंट रिसीव्ड आपकी इनकम है, तो लेकिन ये इनकम है कैश डिस्काउंट है जो आप तब रिसीव करेंगे जब आपने पेमेंट करनी, अर्ली पेमेंट करनी है। तो अब ये जो डिस्काउंट रिसीव्ड होता है इससे भी आपकी लायबिलिटी कम हो जाती। तो परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट का जो ये डेबिट साइड पे आ जाएगा, ये क्या आपके डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है। कितने से? 300 से। अब आपने क्या करना है? इस अकाउंट को क्लोज कर देना है। अच्छा, जब आप क्लोज करते हैं तो आप देखें कि आपके पास जो डेबिट साइड है कंट्रोल इसकी सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट की वो कितनी है? डेबिट साइड वो आपके पास 43,200 प्लस 21,600, तो ये दोनों हो गए आपके पास 64,800 ये टोटल में आ जाएगा 64,800। उसमें से आपने क्रेडिट साइड पे जो अमाउंट्स हैं वो आप माइनस कर ले, 35,100 माइनस 600 और माइनस आपके पास आ रहे हैं 400 एंड देन माइनस 500, ठीक है। तो आपके पास ये आ गया 28,200। ये आपके पास आ गया बैलेंस कैरी डाउन, और बैलेंस कैरी डाउन को आप बैलेंस ब्रॉट डाउन भी कर लेंगे 28,200, ठीक हो गया। इसी तरह आपने परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट को भी बैलेंस कर लेना। परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट में क्रेडिट साइड है 34,500 प्लस 17,600, ठीक है। तो टोटल ये बनता है 17,000, ये बनता है 17,945, 17,945, ठीक है। अब आप इसमें से डेबिट साइड की पेमेंट जो है वो माइनस कर लेंगे। उसमें क्या क्या है? 15,900 की एक पेमेंट है,
माइनस 400 की एक पेमेंट है, माइनस 300 की एक और पेमेंट है, ठीक है, और आपका बैलेंस निकल आएगा। सॉरी, ये बैलेंस मैंने ना दूसरी साइड पे लिख दिया, 28,200 यहाँ लिखना था, 28,200 ये आपका बैलेंस कैरिड ऑन है सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में, और परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट में जो बैलेंस कैरिड ऑन है वो बनता है 1345, ठीक है। ये 1345 बन रहा है। सॉरी, ये भी मैंने यहाँ पर ना, एक मिनट, कैलकुलेशन मेरी गलत होगी। कैलकुलेशन में 34,500 प्लस आपका आ रहा है 17,600, ये आपका आता है 52,100, ठीक है। ये भी आता है 52,100। इसमें से आप ये साइड माइनस कर लेंगे, डेबिट साइड 15,900 माइनस इसमें से 4,000 और माइनस इसमें से आपके पास 300, ठीक है। तो आपके पास जो बैलेंस बच जाता है वो 35,500 का, 35,500, ठीक हो गया। अब ये आपके पास बैलेंस आ गया। अब इस बैलेंस को आप बैलेंस ब्रॉड डाउन कर लें दूसरी साइड पे, बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना है, 35,500, ठीक है। ये आपके पास बैलेंस ब्रॉड डाउन आ गया। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो वो पूछ लें। वो मैंने सही कर लिया मुस्कान, जो बैलेंस मैंने दूसरी साइड पे लिख लिया था, ठीक है। वो मैं कैलकुलेशन कर रहा था, वो कैलकुलेशन हाँ जी, इस चैप्टर के नोट्स हैं ये, इनफिनिक्स स्मार्ट 3 प्लस, इस चैप्टर के नोट्स तो वो मैं डेफिनेटली शेयर करूंगा, ठीक है, आप लोगों के साथ। तो वो मैं करता हूँ, क्लास के बाद करूंगा। अच्छा, इसमें देखें आप लोग, ये क्वेश्चन नंबर 14.2 है, ये क्वेश्चन करें, अपने पास सॉल्व करें, और जो प्रॉब्लम इसमें आप फेस कर रहे हैं वो मुझे बताएं, ताकि मैं आपको अभी गाइड कर दूं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। ये करें ज़रा, सॉल्व करें सारे लोग ना अपने पास, और इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो मुझसे पूछें।
अच्छा देखिए, यहाँ क्वेश्चन है, एक बच्चे ने यहाँ पूछा क्वेश्चन, उसने कहा कि जो हमारे पास ये जो 14.2 क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है कि हमारे पास सेल्स है जो है वो उसका फिगर गिवन है। फॉर एग्जांपल ये 38,400 का ये फिगर गिवन है। इसके अंदर ना एक चीज गिवन है, वो कहता है कि इंक्लूडिंग सेल्स ऑफ 9,300। तो इसका मतलब है इसमें से 9,300 आप माइनस कर लेंगे तो रिमेनिंग जो आपकी सेल्स होंगी वो आपकी क्रेडिट सेल्स हो जाएंगी। तो वो कितना आपके आता है, 38,000 और 400 की आपकी सेल्स है, उसमें से 9,300 की कैश सेल्स हैं। तो रिमेनिंग जो 29,100 है, दिस वुड बी द क्रेडिट सेल्स। ठीक है, ये क्रेडिट सेल्स हैं। इसी तरह परचेजेस 27,200 की टोटल दी हुई है, और यहाँ पर उसने कहा परचेजेस इंक्लूडिंग कैश परचेजेस ऑफ 4,500। तो इसमें से आप 4,500 माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर क्रेडिट परचेजेस आ जाएंगी। 27,200 जो है, 27,200 में से आप माइनस कर लेंगे, कितनी वैल्यू माइनस करनी है आपने, वह है आपके 4,500 के, आप यहाँ से बैलेंस माइनस कर देंगे। ठीक है, तो आपके पास कैश सेल्स आ जाएगी, वो कितने की है, वो आपके पास आ जाएगी 4,500 माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगी 22,700 की। दिस वुड बी योर क्रेडिट परचेजेस। ठीक है, ये आपके पास क्या है, क्रेडिट परचेजेस हैं। क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी, और कोई क्वेश्चन यहाँ पर? ओके मुस्कान, वेरी गुड, हो गया। इसमें बस ये एक पॉइंट था कि अगर आपको उसने टोटल परचेजेस और टोटल सेल्स दी हुई और साथ में कह दिया हो कि इसमें इतनी कैश है, तो वो आपने माइनस कर लेनी है। आपने सिर्फ क्रेडिट सेल्स और क्रेडिट परचेजेस कंसीडर करनी है। ठीक है, ये एक डिफरेंट पॉइंट था इसमें। और उसके बाद आपके पास जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 14.3। ठीक है, इसमें देखें उसने क्या आपको रिक्वायरमेंट देखें क्वेश्चन की, उसने कहा रिक्वायरमेंट ए में यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट एंड परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट फॉर नवंबर। ठीक है, आपने सेल्स लेजर और परचेज लेजर दोनों के अकाउंट प्रिपेयर करने। 14.3 सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, ठीक है, और दूसरे नंबर पर परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, ऊपर वैल्यूज देखें, उसने कहा है कि स्माइल्स लिमिटेड इज अ स्मॉल कंपनी विच सेंड्स गिफ्ट्स बाय मेल ऑर्डर। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द लेजर अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2001। ठीक है, आपको बैलेंसेस दे दिए। अब बैलेंसेस में उसने कहा है कि आपके पास ना बैलेंसेस ब्रॉड फॉरवर्ड ऑन 1 नवंबर 2001। आपके पास 1 नवंबर 2001 मंथ के स्टार्ट के लिए उसने बैलेंस दिए हुए हैं सेल्स का। उसने कहा सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है ओपनिंग, ये आप 28,190 यहाँ पर सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में लिख देंगे। डेबिट साइड पे डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है। ठीक है, कितना है बैलेंस ब्रॉड डाउन, 28,190। ठीक है, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है, वो है 1,107। बैलेंस ब्रॉड डाउन 1,107।
देखें अगर क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ डेबिट बैलेंस, अब देखें नॉर्मली जो बैलेंस होता है ना, नॉर्मली सेल्स जो आपके सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट होता है उसका डेबिट बैलेंस होता है। उसकी रीजन क्या होती है कि जो आपके कस्टमर्स होते हैं वो आपके ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं। कस्टमर क्या होते हैं? ट्रेड रिसीवेबल्स। और ट्रेड रिसीवेबल्स एसेट होते हैं, और एसेट का नॉर्मल बैलेंस जो होता है वो डेबिट बैलेंस होता है। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको उन्होंने क्रेडिट बैलेंस दिया हो सकता है। अब इसकी रीजन क्या हो सकती है कि सेल्स लेजर अकाउंट जो है क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस रीजन ये आपको एग्जाम में पूछ सकता है, नॉर्मली वो आ जाता है उसमें एमसीक्यूज में ना, कि क्रेडिट कब होगा। एक तो आपने क्या किया, कस्टमर से आपने सरप्लस अमाउंट रिसीव कर ली। सरप्लस अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, आपने कस्टमर से सरप्लस अमाउंट रिसीव कर ली, अभी तक आपने वापस नहीं की। ठीक है, तो आप जब सरप्लस अमाउंट रिसीव कर लेते हैं तो वो आपके लिए क्या बन जाती? लाइबिलिटी बन जाती। उसके बाद दूसरी रीजन ये हो सकती है कि कस्टमर हैज रिटर्न गुड्स आफ्टर मेकिंग पेमेंट। पेमेंट कर दिया उसने, भेज दिया, उसके बाद उसने गुड्स रिजेक्ट कर दी कुछ, और अब देखें आपने पैसे वापस नहीं किए हुए, दैट दैट बिकम्स योर लायबिलिटी। ठीक है, तो आपकी लायबिलिटी बन जाती, इसलिए आपसे क्रेडिट पे लिखेंगे। ठीक है, इज दैट क्लियर? अच्छा, उसके बाद देखें रीजन हो गई क्रेडिट क्यों हो सकता है। इसी तरह आपके पास ना जो सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट का उसने क्रेडिट बैलेंस दिया, नॉर्मली क्रेडिट होता है। ठीक है, क्रेडिट साइड पे आ जाएगी हमारे पास वैल्यू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 मई को 19,146, बट उसमें उन्होंने कहा डेबिट बैलेंस भी दिया हुआ है। डेबिट बैलेंस कितने का है? वो डेबिट साइड पे आ जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन 1040। अब इसकी रीजन क्या हो सकती है? जो हमने ऊपर लिखी है उसके ऑपोजिट। नॉर्मली ट्रेड पेएबल्स जो होते हैं वो आपकी लायबिलिटीज हैं, और लायबिलिटीज आप क्रेडिट में लिखते हैं, नॉर्मली तो ये होता है। लेकिन वो डेबिट कब हो जाते हैं इनका अकाउंट? तो डेबिट तब होगा, एक तो आपने पहली नंबर पर आपने सरप्लस पेमेंट कर दिया, अभी तक आपको उसका रिफंड नहीं मिला, ठीक हो गया, फिर वो आपका एसेट बन गया कि आपने पैसे लेने हैं, जिनको पैसे दे दिए ट्रेड पेबल से। ठीक है, इसी तरह एक रीजन ये भी हो सकती है कि आपने पेमेंट पहले गुड्स क्रेडिट पे परचेज की, फिर आपने पेमेंट कर दी। जब पेमेंट कर दी, पेमेंट करने के बाद आपको आपने ना गुड्स भी रिटर्न कर दी, 40 गुड्स निकली, तो अभी तक आपने पैसे वापस नहीं लिए, आपके सप्लायर ने पैसे वापस नहीं दिए, तो फिर इन दैट केस दैट बिकम्स योर एसेट। तो एसेट का ओपनिंग बैलेंस क्या होता है? डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है, रीजन यही है जो ऊपर वाली लिखी है, उसको आप रिवर्स याद रख लीजिएगा। ठीक हो गया, इज दैट क्लियर? ओके, अब देखें उसके बाद उसने कहा है कि आपके ट्रांजैक्शंस में ना बैड डेट्स दिए हुए हैं। बैड डेट्स आपके पास कितने हैं? बैड डेट्स रिटर्न ऑफ आपके 465 है। तो सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में बैड डेट्स क्रेडिट साइड पे आ जाते हैं, बैड डेट्स हम क्रेडिट साइड पे लिख लेंगे। बैड डेट्स कितने के हैं उसमें? 465 के। उसके बाद आपको कैश सेल्स दी हुई हैं, तो कैश सेल तो हम रिकॉर्ड ही नहीं करते, दोनों क्रॉस कर दें। क्रेडिट सेल्स दी हैं, क्रेडिट सेल्स हैं 25,000 की, तो क्रेडिट सेल्स सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में डेबिट साइड पे आती हैं। क्रेडिट सेल्स हैं आपकी 25,122 की, ये आपकी क्या है? क्रेडिट सेल्स। ठीक है, उसके बाद कैश परचेजेस, वी डोंट कंसीडर कैश परचेजेस व्हाइल प्रिपेयरिंग कंट्रोल अकाउंट्स। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, जो आपके पास ना क्रेडिट परचेजेस हैं उनको आप रिकॉर्ड करेंगे।
तो क्रेडिट परचेजेस जो हैं वो आपके 21,170 की, ये आप लिख लेंगे आपकी परचेजेस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे, जो परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट है, क्रेडिट परचेजेस वो है 21,170। ठीक है। उसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड है, ये आपके रिसीव ट्रेड जो आपके परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट होता है, जब आप पेमेंट करते हैं उस टाइम आपको जल्दी मिल जाता है डिस्काउंट। तो आपने डिस्काउंट रिसीव किया है कितने का, 1109 का, तो ये आपके परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट में डेबिट साइड पे आ जाएगा। ट्रेड रिसीव्ड, ट्रेड डिस्काउंट रिसीव्ड सॉरी, आपका जो डिस्काउंट रिसीव्ड है 1109 का आ गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट डिस्काउंट अलाउड है 930 का। डिस्काउंट अलाउड आपका एक्सपेंस होता है, ठीक है, और सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आएगा। डिस्काउंट अलाउड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्काउंट अलाउड, दैट इज 930। उसके बाद देखें रिटर्न इनवर्ड्स हैं। रिटर्न इनवर्ड्स जो हैं ये आपकी सेल्स रिटर्न्स हैं। रिटर्न इनवर्ड्स आप इसको सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। कितनी अमाउंट है ये आपके रिटर्न इनवर्ड्स की, 788, इसको क्रेडिट कर देंगे। इसके बाद आपके रिटर्न आउटवर्ड्स हैं, ये आपकी परचेज रिटर्न्स हैं। तो परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट में परचेजेस क्रेडिट हो रही होती हैं, रिटर्न्स डेबिट साइड पे आ जाएंगी। रिटर्न्स कितनी है आपकी, रिटर्न आउटवर्ड्स हैं 1084 की। ठीक है, ये क्या है, दीज आर रिटर्न आउटवर्ड्स। ठीक है। उसके बाद उसने कहा कैश रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल। तो जब आप ट्रेड रिसीवेबल से कैश रिसीव करते हैं तो आप क्रेडिट साइड पे लिखते हैं कंट्रोल अकाउंट से कंट्रोल अकाउंट में कैश रिसीव्ड। कितनी कैश रिसीव की है, 24,505 की, 24,505 की। ठीक है। उसके बाद आप देखें कि आपके पास नेक्स्ट जो आ रही है वो आपके पास वैल्यू आ रही है कैश सेल्स की, और सॉरी कैश पेमेंट टू द ट्रेड पेबल्स। कितनी पेमेंट की है आपने, 16,000 की। तो आपने जब पेमेंट की है तो आप यहाँ पर डेबिट साइड पे परचेज कंट्रोल अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखेंगे कैश पेड। कितनी कैश पे की है आपने, 16,826, 16,826। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखें, उसने कहा है कि आपके पास ना जो एट बैलेंसेस एट 30 नवंबर 2001, उसने कहा परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट का डेबिट बैलेंस गिवन है। इसका मतलब है डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड। ठीक है। तो आपके पास जो बैलेंस उसने दे दिया वो इस साइड वाला दिया है, बैलेंस कैरी डाउन। बैलेंस कैरी डाउन कितना है, उसने दिया 912। ठीक हो गया। उसके बाद क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है आपको सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का। अब दोनों ही अपोजिट चल रहे हैं। डेबिट बैलेंस परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट का मतलब है आपने पेमेंट जो कर दी है वो एक्स्ट्रा पेमेंट कर दी है, ठीक है, और अभी तक ना आपको पैसे वापस नहीं मिले, एडजस्टमेंट अभी नहीं हुई। ठीक है। फिर दूसरे नंबर पर ये भी हो सकता है कि आपने क्या कर दिया, परचेज कर ली क्रेडिट पे, बाद में आपने कैश पेमेंट कर दी, कैश पेमेंट करने के बाद आपको अभी तक उसका रिफंड नहीं आया या उसकी सब्स्टिट्यूट गुड्स नहीं आई, तो वो आपका एसेट होता है। उसके बाद उसने परचेज सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का भी क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है। इसका मतलब है जो आपका बैलेंस कैरी डाउन निकलेगा ना वो यहाँ पर निकलेगा। बैलेंस कैरी डाउन इसका डेबिट साइड पे आएगा। कितना बैलेंस कैरी डाउन उसने दे दिया, 843। इसका मतलब है ये अभी तक आपने इतनी पेमेंट जो है वो लोगों को करनी है, कस्टमर्स को करनी है, या तो उनसे आपने एक्स्ट्रा पैसे ले लिए, रिफंड नहीं किए, या उन्होंने गुड्स रिटर्न कर दी आफ्टर मेकिंग द पेमेंट, तो अभी तक आपने उनको गुड्स वापस ट्रांसफर नहीं की,
या आपने उनको पेमेंट रिफंड नहीं की। अच्छा, उसके बाद उसने कहा है कि अब आपने क्या करना है नेक्स्ट। उसने कहा द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज वाज 750 एट 1 दिसंबर 2000 एंड 1 दिसंबर 2000। ठीक है, एक चीज याद रखनी है कि प्रोविजन भी रिकॉर्ड नहीं होती इसमें आपके कंट्रोल अकाउंट्स में। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स is not recorded in control accounts। ठीक हो गया। हाँ जी, इनफिनिक्स स्मार्ट जो है, क्या क्वेश्चन है? आपने हैंड रेज किया है, क्या क्वेश्चन है? टाइप करें क्वेश्चन। अब यहाँ देखें, जितने में आप क्वेश्चन टाइप करते हैं आगे पढ़ते हैं। कहता है दिस इज टू बी एडजस्टेड टू द इक्वल ऑफ 3% of the debt balance of the sales ledger control account at 30th November 2001 to the nearest dollars। ठीक है, ये प्रोविजन के बारे में है, इसका कंट्रोल अकाउंट में आपने नहीं रिकॉर्ड करना कहीं पर भी। उसके बाद नेक्स्ट है, उसने कहा है कि जे बॉन्स हु इज बोथ अ कस्टमर एंड द सप्लायर। ठीक है, कस्टमर भी है जे बॉन्स और सप्लायर भी है। Supplier of the company has agreed that his debt of 800 can be set off set of his account against his account on the purchase ledger, which stands at 1083। उसने कहा है कि वो परचेज लेजर के अगेंस्ट उसको एडजस्ट कर लें उसकी अमाउंट को, अकाउंट को। ठीक है, कस्टमर है आपका और वही सप्लायर भी है। ठीक है, उसने कहा है कि उसका जो डेट है वो 800 का वो सेट ऑफ कर लें। ठीक है, उसके परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट के बैलेंस के अगेंस्ट 1003 का है। अब यहाँ बात याद रखिएगा कि आपने जो लोअर अमाउंट होती है ना वो एडजस्ट करनी है। कितने की अमाउंट एडजस्ट करनी है? यहाँ पर 800 की अमाउंट एडजस्ट होगी। ठीक है, तो परचेज लेजर जो कंट्रोल सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट होगा उसमें ये क्रेडिट साइड पे आएगी कॉन्ट्रा के नाम से, कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, कितनी की? 800 की। और परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट में ये डेबिट साइड पे आ जाएगी कॉन्ट्रा एंट्री के नेम से कि ये एडजस्टमेंट हो रही है 800 की। एक तरफ से आपने ट्रेड रिसीवेबल कम कर लिए, दूसरी तरफ से आपने ट्रेड पेबल्स कम कर लिए। अब देखें, आपने अब इसका बैलेंस निकाल लेना है यहाँ पर ना, बैलेंस। जब आप बैलेंस निकालेंगे तो उसमें देखें कि जब आपने बैलेंस निकालना है उस टाइम आपने क्या करना है कि आपने नॉर्मली जो बैलेंस आपको यहाँ गिवन है, जैसे परचेज सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में आपको क्रेडिट साइड पे गिवन है, जब आप इसे टोटल करेंगे और बैलेंस करेंगे तो बैलेंस कैरी डाउन आपका इस साइड पे भी आएगा। दिस वुड बी बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, ये क्या होगा? आपका बैलेंसिंग फिगर होगा। बैलेंसिंग फिगर का मतलब है कि आप अकाउंट क्लोज करेंगे और जो बैलेंस आएगा वो फिगर आएगा। अब क्योंकि अकाउंट के दो बैलेंसेस चल रहे हैं, इस तरह का क्वेश्चन दे के आपको डेबिट बैलेंस भी देगा, क्रेडिट भी देगा, और क्लोजिंग में एक देगा और दूसरा कहेगा फाइंड आउट कर लो। तो फिर आपने इसको इस तरह फाइंड आउट करना है। जैसे आपके पास देखें जो परचेज लेजर है उसमें आपके पास ना 28,190 डेबिट साइड पे बैलेंस था, प्लस 25,122 की आपने क्रेडिट सेल्स की, प्लस 842 का क्रेडिट बैलेंस गिवन है। इसका मतलब है ये आपने एक्स्ट्रा पैसे लिए थे लोगों से, अपने कस्टमर से, तो अभी रिफंड नहीं किए, तो 54,155 ये आपका बैलेंस बन गया 54,155। इसमें से आप ये वाले बैलेंसेस निकाल लेंगे तो बाकी आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। वो कितना आता है? वो आप 1107 माइनस करेंगे
फिर आप 465 माइनस करेंगे, फिर 930 माइनस करेंगे, और 788 माइनस करेंगे, और 24,505 इसमें से माइनस करेंगे और माइनस 800 करेंगे। तो आपके पास जो बैलेंसिंग फिगर बच जाता है वो बैलेंसिंग फिगर बच जाता है 25,560 का, जो अभी स्टिल रिसीवेबल है, आपने रिसीव करना है। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, ये जो बैलेंस आपके पास बैलेंस कैरी डाउन है उसको ब्रॉड डाउन कर लेना दोनों साइड पे, बैलेंस ब्रॉड डाउन। ये वाला बैलेंस है 8,430 और दूसरा है आपका 25,560। ये आपके दो बैलेंसेस हैं जो आपके यहाँ ट्रांसफर हो गए। ठीक है, इसी तरह आप परचेजेस का कंट्रोल भी अकाउंट भी क्लोज करेंगे। अच्छा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का क्वेश्चन है कि क्यों रिकॉर्ड नहीं करेंगे। उसकी वजह ये होती है कि जो प्रोविजन होती है ना, बेसिकली उसका हम सेपरेट से रिकॉर्ड रख रहे होते हैं। उसमें हम ये कर रहे होते हैं कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जब इंक्रीज होती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं और इनकम स्टेटमेंट में डेबिट कर देते हैं। ठीक है, तो हम उसके हिसाब से उसको लेके चल रहे होते हैं। जबकि ये जो कंट्रोल अकाउंट होता है इसमें प्रोविजन वैसे भी हमारे पास जो बैलेंस जाता है ना प्रोविजन का, वो जाता है, हम बनाते हैं उसका टी अकाउंट बनाया होता है हमने जनरल लेजर के अंदर। ठीक है, उसकी जो एंट्री होती है वो डे बुक्स में, वो आपके ये जो जनरल जर्नल होता है उसके अंदर होती है, और उसके जो टी अकाउंट बनता है वो जनरल लेजर के अंदर बनता है। वो ना ही परचेज लेजर के अंदर आ रही होती है प्रोविजन, ना ही सेल लेजर के अंदर उसका टी अकाउंट आ रहा होता है, इसलिए हम उसकी प्रोविजन वहाँ शो नहीं करते। क्लियर है? हाँ जी, कोई और क्वेश्चन किसी और का? अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, इसके बाद जो नीचे क्वेश्चन है इसको जरा आप एक दफा देख लें। उसने ना जो सेकंड रिक्वायरमेंट है ना, जो बी पार्ट है, बी पार्ट में उसने कहा है कि शो द करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज एज दे वुड अपीयर इन द बैलेंस शीट एट 30th नवंबर 2001। ठीक है, आपके जो करंट एसेट्स हैं वो कितने होने हैं? ठीक है, और आपकी जो करंट लायबिलिटीज हैं वो कैसे शो हो रही होनी है, उसके लिए आपने एक्सट्रैक्ट्स बताने हैं। देखें, जो आपके पास ना करंट एसेट्स में आपके ट्रेड रिसीवेबल्स आ जाते हैं, और जो करंट लायबिलिटीज हैं उनमें आपके ट्रेड पेबल्स आ जाते हैं। ठीक है, करंट एसेट्स में आपके ट्रेड रिसीवेबल्स आ जाते हैं और करंट लायबिलिटीज में आपके ट्रेड पेबल्स आ जाएंगे। और जो आपके जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं इसमें से आपने जो न्यू प्रोविजन होगी फॉर डाउटफुल डेट्स वो आपने माइनस कर लेनी है। न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वो आप क्या कर लेंगे, इसमें से माइनस कर लेंगे। तो आपकी जो लाइबिलिटी होती है ट्रेड पेबल्स की, आपकी लाइबिलिटी होगी, एक तो आपका बैलेंस वो होगा जो बैलेंस आपका कैरी डाउन आएगा इसमें जो आपने अकाउंट बनाया। ठीक है, और दूसरे नंबर पर जो आपकी लाइबिलिटी ट्रेड पेबल से रिलेटेड लाइबिलिटी होगी, ये जो ऊपर आपने बैलेंसेस निकाले हुए हैं, ये आपकी करंट लाइबिलिटी होती है। दिस इज योर करंट लाइबिलिटी। ठीक है, दिस इज योर करंट लाइबिलिटी। इज दैट क्लियर? ठीक है, कल के कल की क्लास में ना हम लोग क्या करेंगे, आज सॉरी थोड़ी लेट क्लास ज्वाइन हुई, वो लिंक का थोड़ा सा प्रॉब्लम था उस वजह से। तो अब ऐसा करें कि जो अभी तक जो मैंने करवाया ना, आपने एक तो ये रिवाइज करना है, आपका होमवर्क जो होगा वो क्वेश्चन नंबर
14.4 हो जाएगा। 14.4 और 14.2 ये दो आपके होमवर्क हैं। जो क्वेश्चन नंबर 14.5 है, ये एक और कॉन्सेप्ट है, कंट्रोल अकाउंट रिकॉन्सिलेशन करनी है, तो ये हम करेंगे कल की क्लास में, और साथ में एमसीक्यूज कर लेंगे, ठीक है। और कल ये कंट्रोल अकाउंट खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह, और फिर हम उसके बाद ना रिकॉन्सिलेशन के कुछ क्वेश्चन करने के बाद एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे, वो करके फिर जो उससे नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम क्या कर लें, एक नया टॉपिक कर लेंगे, ठीक है, ताकि हमारे टॉपिक्स सम अप हो जाएं। ये थोड़ा सा रिकॉन्सिलेशन का टॉपिक जो है, इसको हम करेंगे, उससे पहले हमने बुक्स ऑफ प्राइमेंट्री रिवाइज कर दी है, तो आप थोड़ा सा ना बुक्स ऑफ प्राइमेंट्री वाला जो लेक्चर है उसको रिवाइज कर लीजिएगा कि कौन से बैलेंसेस कहाँ ट्रांसफर होते हैं, किस तरह ट्रांसफर होते हैं, ताकि इजीली आपको समझ आ जाए, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो? चलें ठीक है, यहाँ तक आपको कोई मेरे ख्याल में कोई इश्यू नहीं है, तो आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा, इंशाल्लाह हम कल करते हैं इसको दोबारा आगे फर्दर। ओके।